हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी 2024 के पेपर को। सीटेट पेपर 2 में साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो साइंस का सीटेट पेपर 2 21 जनवरी 2024 में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग यानी व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसमें हमें बताना है पादप रोग जीवाणु द्वारा। ये ऑप्शन दिए गए कि जीवाणु द्वारा कौन सा किस पादप रोग कौन सा जीवाणु द्वारा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा गया है, गेहूं में घुन लगना यानी गेहूं का किट हो जाना। गेहूं एक तरीके से देखिए गेहूं में जो घुन लगता है, आपने देखा है गेहूं में कई बार क्या होता है कि देखिए जो अनाज स्टोर करके रखते हैं, तो जब अनाज काफी पुराना यानी जो गेहूं होता है, तो अनाज में तो देखिए दालें वगैरह सब आ गई तो अनाज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर गेहूं की बात हो रही है। तो गेहूं को देखिए, गेहूं क्या होता है कि ईयर के एंड में जब नया गेहूं की फसल आने वाली होती है तो देखते हैं कि साल के एंड में गेहूं क्या होता है कि नीचे लग जाता है। तो गेहूं एक तरीके से घुन सा लग जाता है। तो वो जो गेहूं का घुन लगता है, तो ये जो गेहूं का घुन लग रहा है यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो गेहूं का घुन लगा है, एक तरीके से जो गेहूं में जो किट बना है ये किसके द्वारा लगा है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फंगस। तो ये कवक द्वारा लगता है। गेहूं में जो घुन लगता है किसके द्वारा लगता है, कवक द्वारा लगता है। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर। ये जो सिट्रस कैंकर जो ये रोग लगा है पौधे में, पादप में जो रोग लगा है, सिट्रस से पता लग रहा है कि ये नींबू के पेड़ की बात हो रही है। तो नींबू का जो पौधा होता है उसमें रोग होता है सिट्रस कैंकर, और ये जो सिट्रस कैंकर रोग है ये होता है जीवाणु द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर मिल ही गया, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है जीवाणु द्वारा जो लगता है किस पादप रोग में, तो वो है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या है, भिंडी की पीत सीरा किरमीर। ये जो भिंडी की पीत सीरा किरमीर है ये भी एक रोग है। ये जो किसमें लग रहा है, ये भिंडी के पौधे में ये बीमारी कॉज हुई है। ये किसके द्वारा होती है, ये वायरस के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन में देखिए इस बार यहाँ पर इसके लिए से जीवाणु के द्वारा पूछ लिया गया है। हो सकता है इस बार एग्जाम में भी इस बार एग्जाम में भिंडी के लिए पूछ लिया जाए। तो देखिए ऑप्शन इस तरीके से हमारे एक ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे अच्छे से। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सिट्रस कैंकर। तो ये जो सिट्रस कैंकर है ये किसके द्वारा हो रहा है, जीवाणु। और गेहूं में जो घुन है ये किसके थ्रू होता है, कवक। भिंडी की पीत सीरा किरमीर ये किसके द्वारा रोग होता है, ये होता है वायरस के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ये वायरस। इसके लिए वायरस रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन, मतलब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि के साथ सही सुमेल करता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बताना है, अलैंगिक जनन की पादपों का उनके द्वारा हमें यहाँ पर एक तरीके से इसमें मैचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर कॉलम ए में यहाँ पर एक साइड पादप है। अब इनमें हमें किस थ्रू यहाँ पर अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिएगा कॉलम ए की मैचिंग कॉलम बी के साथ करनी है। तो जो ऑप्शन है देखिए इस तरीके से लेंथी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए ए का मिलान करना है किसके थ्रू, तो पहला है गुलाब। गुलाब है। अब गुलाब का हमें देखना है जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है मुकुलन है, बीजाणु रचना, विखंडन, परागण, कायिक प्रवर्धन है। तो गुलाब का देखिए यहाँ पर गुलाब का होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। तो देखिए जो कायिक प्रवर्धन है यहाँ पर एक तरीके से देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, इसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अलैंगिक जनन की विधि के साथ हमें सुमेल करना है ना।
तो यहाँ पर देखिए इसका क्या इसकी हमें मैचिंग करनी है, किसके थ्रू होती है, तो ए की मैचिंग हो रही है इसके साथ। तो फर्स्ट का हमारा ए की मैचिंग वी के साथ, इसके फिफ्थ वाले के साथ हो रही है। कायिक प्रवर्धन के थ्रू यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए यीस्ट के लिए पूछा गया खमीर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी मैचिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पर मुकुलन के द्वारा होता है, यानी बर्डिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें देखिए गुलाब के फूल में नहीं समझे ना कायिक प्रवर्धन। देखिए क्या होता है कि गुलाब की जो पंखड़ी, गुलाब का फूल उगाया जाता है एक तरीके से, एक स्टेम कटिंग करके उसकी जो उसमें जो वही आंखें सी ऐसी निकलती हुई होती है, जैसे ये एक स्टेम है गुलाब का। जब स्टेम लगाया जाता है, पौधा उगाया जाता है, तो एक लंबी स्टेम वाला एरिया को कट किया जाता है। उस एरिया को, उसकी इस तरह की यहाँ पर ये डॉट बड्स निकली हुई होती है, तो ये कटिंग नहीं होनी चाहिए। एक स्टेम वाला पार्ट लगाया जाता है गुलाब के पौधे को उगाने के लिए, और फिर इस तरीके से गुलाब का नया पौधा उगता है और नया क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एक स्टेम के थ्रू। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए खमीर। खमीर में क्या होता है, मुकुलन द्वारा यानी बर्डिंग सिस्टम के द्वारा। इसमें क्या होता है, इस तरीके से बर्ड निकल जाती है यीस्ट वाले सिस्टम में, ऐसे साइड में बर्ड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यीस्ट में। तो इसका हमारा हुआ बी। नेक्स्ट देखिए फंड के लिए पूछा गया। फंड भी एक प्रकार का पौधा होता है। तो देखिए इसमें फंड की जो मैचिंग है वो किसके साथ हो रही है, फंड की मैचिंग हो रही है यहाँ पर बीजाणु रचना द्वारा, यानी एक सीड के द्वारा यहाँ पर फॉर्मेशन एक तरीके से किसका हो रहा है, फंड का हो रहा है, सीड्स के थ्रू होता है। तो इसका क्या हुआ यहाँ पर बीजाणु रचना। स्पाइरोगायरा की मैचिंग देखिए यहाँ पर, स्पाइरोगायरा की जो मैचिंग हो रही है यहाँ पर ये होती है विखंडन द्वारा, यानी सेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर स्पाइरोगायरा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, विखंडन के द्वारा, यानी सेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर होता है बर्डिंग। ये सुनी लिया है आपने। यहाँ पर देखिए ये बर्डिंग हो गया। फर्स्ट का एक बार देख लिया, गुलाब का होता है कायिक प्रवर्धन के थ्रू होता है, यीस्ट का होता है यहाँ पर मुकुलन द्वारा यानी बर्डिंग के थ्रू होता है। यहाँ पर फंड का देखिए, फंड की होती है सीड्स के थ्रू यहाँ पर इसका अलैंगिक जनन होता है, और यहाँ पर देखिए स्पाइरोगायरा का होता है विखंडन के थ्रू। तो हम यहाँ पर अब ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट में हमारा मैचिंग किसके साथ हो रही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए के साथ वी। ए के साथ हमारा क्या मैच हो रहा है, वी नंबर यानी फिफ्थ नंबर का। तो इसके अकॉर्डिंग इसको तो हमें नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर मैंने दो ही ऑप्शन लिखे हैं, होते हैं चार ऑप्शन। देखिए यहाँ पर तो जल्दी हमें सारे क्वेश्चंस को लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने दो ही ऑप्शन लिखे हैं। बस ये है कि देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन अगर लगता है कि लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, कि सबसे पहले तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमें अगर इसमें से देखिए आपको 2 या 3 का भी पता होता तब भी आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेते, क्योंकि इनमें ऑप्शन में शुरू में ही पता लग जाता है कि जो मैच नहीं हो रहे हैं उन 1-2 को पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। 2 में 50-50 का लगता है तो उनको और अच्छे से सोल्व करते हुए चले। तो यहाँ पर मैंने 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, तो एक तरीके से सोल्व तो हमने यहीं पर कर लिया है। तो इसकी मैचिंग हो रही है सेकंड नंबर के साथ, ठीक है ना। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमने कर लिया, सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है एग्जाम में। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया। किसको फेंका गया, गेंद को फेंका गया ऊपर हवा में। वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति। ऊपरी मुखी का मतलब है ऊपर की ओर गेंद की जाते हुए गति, और फिर ऊपर से नीचे की ओर जो गेंद की जो गति है उसे अधोमुखी। तो गति ये चाल के समय, उसकी गति यानी चाल के समय दोनों एक ही है। चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है। अब ये यहाँ पर कुछ राशियां दी हुई है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी। त्वरण एक्सीलरेशन गुरुत्व का बल, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब ये कुछ राशियां दी हुई है। अब इन राशियों में हमें बताना है कि राशियों का समान मान है। कौन सी इसमें से राशि है जो
रखेगी, गेंद अगर ऊपर की ओर जा रही है तब भी उसका समान मान होगा, अगर गेंद नीचे की ओर आ रही है तब भी उसका उस राशि का मान क्या होगा, समान होगा। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूं, लाइक देखिए ये मेरे पास एक गुड्डा है, अगर मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूं तो ये कुछ स्पीड के साथ, अब यहाँ पर गेंद की बात हो रही है, ऐसे ही जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अपनी एक निश्चित उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी उसके साथ वो गेंद ऊपर की ओर जाएगी, फिर उसी स्पीड से नीचे की ओर आ रही है। तो जब गेंद ऊपर की ओर गई और फिर नीचे की ओर आई तो ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए उसकी क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो किसके कारण हो रहा है, वो वेलोसिटी में चेंज होता है एक्सीलरेशन के कारण, मींस त्वरण के कारण हो रहा है। अब कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रही है और फिर वो नीचे की ओर आ रही है, तो वो जो कोई भी वस्तु है जब ऊपर गई और नीचे की ओर आ रही है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, उसमें लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर वस्तु की स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज किसके थ्रू हुआ, एक्सीलरेशन के कारण हुआ। तो वेलोसिटी यानी यहाँ पर यानी किसकी बात हो रही है, गेंद की बात हो रही है। तो गेंद जिस स्पीड से ऊपर गई उसी स्पीड से नीचे की ओर आ रही है, तो वो जो वेग में जो चेंज आया है, वेग में चेंज किसके कारण आया है, एक्सीलरेशन के कारण आया है। अब ये जो एक्सीलरेशन में जो मान है, एक तरीके से जो वेग में जो परिवर्तन आया है दिखाया एक्सीलरेशन के थ्रू। अब ये एक्सीलरेशन जो है ये किसके थ्रू, एक्सीलरेशन ये जो स्पीड है एक तरीके से किसके थ्रू यहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है, यानी यहाँ पे ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेग में जो परिवर्तन आया है वो किसके कारण आया है, एक्सीलरेशन के कारण आया है। अब ये एक्सीलरेशन को जो यहाँ पर मान दिया गया है समान, वो एक तरीके से वस्तु की स्पीड ऊपर से जब नीचे की ओर आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल के कारण, यानी इसके लिए ग्रेविटी फोर्स ने चेंज किया, वस्तु वेग में जो चेंज आया है एक्सीलरेशन के कारण, फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक तरीके से, उसने यहाँ पर एक्सीलरेशन में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए जब वेग में चेंज होता है, यानी वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो किसके थ्रू आता है, एक्सीलरेशन के थ्रू आता है। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्व दिया गया कार्य ये भी इसके लिए यहाँ पर मतलब रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है समान राशि। अब देखिए वस्तु की मैंने यहाँ पर बात की, हमें यहाँ पर अगर गेंद ऊपर की ओर जा रही है तब भी वहां पर उस राशि का समान मान होगा, और वह जब गेंद नीचे की ओर आ रही है तब भी उस राशि का हमें समान मान बताना है। यहाँ पर जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है उसमें हेल्प कौन कर रहा है, उस वस्तु में ये ग्रेविटेशनल सिर्फ एक साइड हेल्प कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा इसका यहाँ पर त्वरण, क्योंकि देखिए वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तब भी उसके वेग में चेंज हो रहा है, वस्तु नीचे की ओर आ रही है तब भी उसके वेग में चेंज हो रहा है। तो ये चेंज किसके थ्रू हो रहा है, वेलोसिटी में एक्सीलरेशन यानी त्वरण के कारण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा त्वरण। अब देखिए त्वरण का एक इसका फिक्स मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन को इजी सोल्व होए इसके लिए अधिकतर क्वेश्चन में इसका जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई होती है वो दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड। वैसे इसका जो एक्चुअल मान होता है क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए जो वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रही है तो उसकी वस्तु की स्पीड से त्वरण जो है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट उसका मान होता है। वस्तु की डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता, ये अपना काम कर रहा होता है कि वस्तु कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से आ रही है। तो देखिए वेग में जो चेंज हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, ये किसके थ्रू होता है, एक्सीलरेशन के कारण होता है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा गया है, क्षैतिज यानी अनुप्रस्थ, यानी यहाँ पर क्या है कि एक मेज है उस पर कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। क्षैतिज मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि देखिए जो
त्वरण पर यानी वेग में जो चेंज आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, वो आ रहा था एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कारण आ रहा था। और जब वो वस्तु यानी जो वो गेंद नीचे की ओर आ रही थी तब उस पे कौन सा फोर्स लग रहा था त्वरण के साथ, जो त्वरण को समान मान एक तरीके से वहां पर फील करा रहा था, वो कौन करा रहा था, गुरुत्वाकर्षण कर रहा था वहां पे। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स का मैंने मान वहां पर बताया था, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन क्वेश्चन इजी हो जाए उसके लिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी होते हैं उसका मान कितना रखते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का रखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं। तो देखिए जो उस क्वेश्चन में मैंने किसका मान बताया था, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का बताया था। तो वहां पर यहाँ पर देखिए इसकी जो क्वेश्चन इजी हो तो इसकी वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं। वैसे होता कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक मेज पर कोई मेज पर यहाँ पर बॉक्स की बात हो रही है या मेज पर कोई बुक रखी है। अब बहुत देर से वो बुक उसी पर रखी हुई है। अब देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए जब एक वस्तु उस पर समान परिमाण के दो बल काम कर रहे हैं यानी दो फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स दिया है, बॉक्स के प्लेस पर यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता था, कोई पेन रखा हुआ हो सकता था या कोई बुक हो सकती थी या फिर कोई और चीज हो सकती थी, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता था। तो देखिए टेबल पर या किसी भी टेबल पर रखा है या बेड पर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो ऑब्जेक्ट खिसक नहीं रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं जा रहा है, तब उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा क्या लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर परिमाण लग रहा है यानी उस पे समान परिमाण के दो फोर्स काम करते हैं। क्या क्या करते हैं वहां पे, सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स काम करते हैं, जिस कारण वस्तु क्या नहीं होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें जाती हुई नहीं लगती। उस कंडीशन में वस्तु या तो हमें विराम की अवस्था में नजर आती है या एक समान गति से हमें वहीं पर बनी हुई नजर आती है। तो वो किस कारण आती है, क्योंकि उस कंडीशन में उस वस्तु पर समान परिमाण के दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। तो वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है यानी अब यहाँ पर देखिए, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो टेबल पर एक डिब्बे का द्रव्यमान, एक बॉक्स रखा हुआ है, उसका मास कितना है, उसका मास है 500 ग्राम। अब देखिए इस डिब्बे का जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, 500 ग्राम का लग रहा है। तो डिब्बे का जो फोर्स लग रहा है 500 ग्राम का, उस टेबल का जो उस बॉक्स पर जो फोर्स लग रहा है वो भी उस 500 ग्राम का लग रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बैलेंस फोर्स की पेयरिंग लग रही है यानी यहाँ पे एक तरीके से पेयर बन गया। जो बॉक्स का जो फोर्स है वो भी कितना है, 500 ग्राम का है। टेबल जो फोर्स लगा रही है वो भी 500 ग्राम का लग रही है। तो इस कंडीशन में हमें ये बॉक्स जो है ना आगे जाता हुआ नजर आ रहा है ना पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से वस्तु का लग रहा है, टेबल का लग रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का यहाँ पे क्या बन गया है, पेयर बन गया है। जिस कंडीशन में हमें वस्तु क्या होती है वहीं पर ही हमें पड़ी हुई नजर आती है, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है वहां पे, उस कंडीशन में जो वस्तु हमें एक ही कंडीशन में नजर आती है तब उस सिचुएशन में उसमें फोर्स लग रहे होते हैं। तो वो फोर्स कौन सा होता है, वो फोर्स होता है वहां पर बैलेंस फोर्स लग रहा होता है। अब अपने क्वेश्चन की अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है एक मेज पर एक डिब्बा, एक बॉक्स है जिसका मास है 500 ग्राम का। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर उस पर लगने वाले हमें बलों के संबंध में बताना है कि वो रखा हुआ है, वो हमें क्या नहीं दिख रहा है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऊपरी मुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपरी मुखी दिशा में यानी यहाँ पर देखिए इस बॉक्स पर यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऊपर की ओर दिशा में 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, असंतुलित बल लग रहा है, जिस कारण वो बॉक्स हमें वहीं पर उस टेबल पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट है अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल लग रहा है यानी यहाँ पर इस बॉक्स पर क्या लग रहा है, नीचे की ओर से क्या लग रहा है, यहाँ पर इसमें क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, 5 कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का कौन सा लग रहा है, असंतुलित बल रहा है। यहाँ पर क्या है, अधोमुखी दिशा में यानी यहाँ पर नीचे की ओर जो इसमें फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का
यहाँ पर फोर्स कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, जिस वजह से टेबल पर हमें वो बॉक्स वहीं पर हमें पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कितने ग्राम का, कितना मास है इसका, 500 ग्राम है। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, इसे हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इससे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर वो जो बॉक्स है, देखिए क्वेश्चन को फिर से, 36 मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में, बल या बलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए उस टेबल पर वो 500 ग्राम का जो बॉक्स पड़ा हुआ है उस पर बल कर लग रहा है कौन सा, संतुलित बलों का एक युग्म यानी एक पेयर की बात हो रही है, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका यानी उस बॉक्स का भी उतना ही क्या है, वेट लग रहा है 500 ग्राम का, तो उस टेबल पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, जिस वजह से वो हमें वहीं पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक पेयर फॉर्म बन गई है बैलेंस फोर्स का। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर हमें बताना है, जो दिया हुआ है 1/3 ओम के 3 प्रतिरोध यानी 1/3 ओम के हमें यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेने हैं। इनको जोड़ने के द्वारा हमें न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर बताना है प्रतिरोध का। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, अधिकतम के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर इसके लिए प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला है अधिकतम प्रतिरोध के लिए, तो वो क्या है, मैक्सिमम। अधिकतम के लिए यहाँ पर मैं MX ये मैक्सिमम ली दिया, यानी पर मैक्सिमम के लिए है ये फॉर्मूला। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला जो अधिकतम प्रतिरोध के लिए होता है, यहाँ पर 3 प्रतिरोध को हमें जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ओम का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रतिरोध, 1/3 ओम के 3 प्रतिरोध है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनको हमें ऐड कर देना है। एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 से 3 को हमने डिवाइड किया, 1 आया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, 3/3। तो यहाँ पर हमने 3 से 3 को कट किया, कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो मैक्सिमम जो हमारा प्रतिरोध आया वो निकलकर कितना आया, 1 ओम। अब यहाँ पर हम निकालेंगे प्रतिरोध मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला है वो है, मिनिमम के जो फॉर्मूला है देखिए 1/r के इक्वल लिया गया है, किसके, 1/r के, 1/r मिनिमम के लिए प्रतिरोध को क्या करना है, यहाँ पर इसको भी हमें मिनिमम के लिए ने जोड़ना है आपस में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे लेंगे, इसी अकॉर्डिंग ले लेंगे अभी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें अभी यहाँ पर थ्री का है ना, हम इसको ऐसे लेते हैं 3/1 अन, तो इसका एलसीएम ले तो हम यहाँ पर 1 की 1 में जब 1 से डिवाइड करेंगे 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम के लिए 1/r है, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 9/1 आया। तो हम इसको चेंज कर देंगे इसको, यानी हमारा ये जो प्रतिरोध है इसको नीचे लाना है। प्रतिरोध हमारा यहाँ पे 9/1, तो 9 को हम कैसे लाएंगे, नीचे लाएंगे, यानी 1/ इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/9 आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर हमारा ये, तो ये 1/9 यहाँ पर ओम आ गया है। कितना आ गया है, हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया है, 3 को लिखा था, फिर हमने इस फॉर्मूले में 1/r में पुट कर दिया है। तो r यानी ये 9 आया हमारा, 9 को हमने अपॉन में पहुंचा दिया है, तो 1/9 ओम आ गया हमारा, क्या मिनिमम प्रतिरोध 1/9 आया। और हमें क्या निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर निकालना है। अधिकतम कितना था यहाँ पर, 1 ओम
1 ओम में से हम क्या माइनस करेंगे 1/9 को, तो 1 में से इसका हमने मान लीजिए हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 9, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना आया 9, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 9 में से 1 गया तो कितना आया 8/9 ओम। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आया, बीच का अंतर हमने निकाला प्रतिरोध के, तो क्या आया 8/9 ओम आया। तो आंसर में देखिए 8/9 है क्या, यहाँ पर ए ऑप्शन है 1/9, नहीं ये रॉन्ग हो गया। बी 2/3 ओम, सी 1 ओम। थर्ड हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, 8/9 ओम है। 8/9 ओम यहाँ पर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हुआ, 8/9 यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एक पिंड का रैखिक संवेग यहाँ पर P माना गया है, द्रव्यमान M, गतिज ऊर्जा क्या है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सभी को पता होगा क्या होता है। गतिज ऊर्जा यानी यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है एनर्जी से, ये एनर्जी वाले चैप्टर से यानी उससे क्वेश्चन पूछा गया ऊर्जा वाले से, और जो इससे पहले वाला और ओम वाला यानी उसका पूछा गया है प्रतिरोध वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि एग्जाम का जो सिलेबस है वो 6 to 8 एनसीईआरटी का है, तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा बियॉन्ड जाके 6 to 8 की एनसीईआरटी से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 9th की एनसीईआरटी से और कुछ क्वेश्चन जैसे प्रतिरोध का ऊर्जा का ये पूछे गए हैं 10th की एनसीईआरटी से। 9th में क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा बियॉन्ड जाके पूछे गए हैं। तो देखिए ऊर्जा का जो फॉर्मूला है काइनेटिक, इसका काइनेटिक एनर्जी का यानी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/mv²। क्या होता है फॉर्मूला 1/2mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोणों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह Y के सिद्धांत पर आधारित है। X व Y क्रम से है, ये है यहाँ पर Y। ऑप्शन दिए हुए परिदर्शी प्रकीर्णन, दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप, परावर्तन, बहुदर्शी अपवर्तन, परिदर्शी या परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस क्वेश्चन में यहाँ पर यूज किया जा रहा है पेरिस्कोप का। अब देखते हैं ये पेरिस्कोप है क्या। तो पहले हम देखते हैं पेरिस्कोप एक उपकरण है। क्या है पेरिस्कोप? एक उपकरण है जिसका यूज किया जाता है कहाँ पे, पनडुब्बी में किया जाता है। पनडुब्बी यानी सबमारीन्स। देखिए जो सबमारीन्स होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी सबमारीन्स कहाँ पर यूज की जाती है, ये समुद्र की तली में सबमारीन्स का यूज किया जाता है। यानी ये जो सबमारीन्स होती है क्या होता है कि देखिए अचानक से अगर हमारे देश पर हमले वगैरह हो तो कुछ पनडुब्बियों को समुद्र के अंदर जो है रखा जाता है, उसके अंदर फिर वहाँ पे अंगरक्षक क्या रहते हैं, एक तरीके से वहाँ पर उन पनडुब्बी में क्या रहते हैं, हमारे अंगरक्षक होते हैं कि अचानक से अगर हमले वगैरह हो तो क्या होता है कि हमलों के बारे में पहले ही पनडुब्बी के अंदर जो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो वे अचानक से जो हमले या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इन पनडुब्बी के जरिए पहले ही पता लग जाता है। तो इन पनडुब्बियों में पता कैसे लगता है, इन पनडुब्बी में लगे होते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप हिंदी में बात करें तो परिदर्शी की मैं बात करूंगी। तो कहाँ पे यूज होते हैं ये पेरिस्कोप? सबमरीन में यूज होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पनडुब्बी। ठीक है ना। अब इसका यूज देखिए यहाँ पर पनडुब्बी में कैसे किया जा रहा है। अब देखिए एक मिरर, इसमें जो मिरर यूज हो रहा है प्लेन मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज हो रहा है? प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, धरती के सरफेस पर ही कॉर्नर पर एक 45 डिग्री पर एक मिरर लगा होता है। मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर। फिर इसमें
पनडुब्बी में ही दूसरा पेरिस्कोप, कौन सा उपकरण काम कर रहा है यहाँ पे? पेरिस्कोप। तो इस पनडुब्बी में पेरिस्कोप उपकरण काम कर रहा है। तो इस पेरिस्कोप में धरती के सरफेस पर यानी बाहर की ओर ही, तभी तो हमें बाहर की सूचनाओं का अंदर समुद्र में जो व्यक्ति है उन्हें पता लग जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की सिचुएशन का पता लग जाता है समुद्र के अंदर पनडुब्बी में जो व्यक्ति रह रहे हैं तो उनको पता लगता है, क्योंकि धरती की ओर यानी बाहर की ओर, समुद्र में बाहर की ओर 45 डिग्री पर एक मिरर लगा होता है जो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। इसमें दूसरा मिरर और होता है, वो भी प्लेन मिरर ही होता है। तो यहाँ पर इस पेरिस्कोप में दो मिरर काम करते हैं, दोनों कौन से होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं। तो बाहर की ओर 45 डिग्री पर ये मिरर लगा होता है। दूसरा जो मिरर लगा हुआ है ये भी किस पर लगा हुआ है? 45 डिग्री पर ही लगा हुआ है। एक तरीके से ये मिरर दोनों क्या है? पैरेलल है। कैसे है ये मिरर? पैरेलल है एक दूसरे के। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, इसमें और डीपली पूछ लिया तो अच्छे से हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये मिरर लगे हुए हैं पैरेलल। अब देखिए ये मिरर दो यहाँ पर क्यों लगे हुए हैं? देखिए जैसे ही लाइट पड़ती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, पहले वाले यानी जो बाहर की ओर मिरर लगा हुआ है इस पर लाइट पड़ती है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पर, देखिए लाइट यहाँ पर, यहाँ से सनलाइट पड़ी यहाँ पर, इसमें टच हुई, ये सनलाइट इस मिरर को यहाँ पर टच होते हुए आई, तो लाइट यहाँ पर इस पर पड़ी, इस वाले मिरर पर, पहले वाले मिरर पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट फिर यहाँ पर दूसरे वाले मिरर पर पड़ी, फिर यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है हमारी आंखों पर, यानी किस पर होएगा? जो पनडुब्बी के अंदर व्यक्ति हैं, रह रहे हैं, उन व्यक्तियों की आंखों पर पड़ता है उस दूसरे वाले मिरर पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ से पड़ता है अंदर पनडुब्बी में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी आंखों पर। तो वहां पर जब इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो आंखों पर लाइट पड़ते ही सार क्या होता है? बाहर की सिचुएशन का पता लग जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, अच्छी सिचुएशन या बुरी सिचुएशन, दोनों ही कंडीशंस का पता लग जाता है अंदर पनडुब्बी में रह रहे व्यक्तियों को। तो यहाँ पर पनडुब्बी में यूज किया जा रहा है इस पेरिस्कोप उपकरण का, ठीक है ना? क्यों किया जा रहा है वो मैंने बता दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए मिरर हो रहे हैं दो यूज। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये एक पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोणों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर दो कोण यूज हो रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पर ये कोणों के इर्द गिर्द देखकर ही तो चीजों के बारे में पता किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से कोणों के, देखिए क्वेश्चन आते ही सर आप लोग समझिएगा यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है उपकरण? पेरिस्कोप यूज हो रहा है यानी परिदर्शी। तो कोणों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। वाई यानी यहाँ पर वाई क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी परावर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो लाइट देखिए यहाँ पर लाइट इस पर पड़ी, फिर लाइट इस पर, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पर पड़ी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर आईज पर पड़ी, फिर यहाँ से हमें आईज पर पड़ती है तो बाहर की सिचुएशन का पता लग रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस क्या लग रहा है? यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है रिफ्लेक्शन का लॉ लग रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए एक्स और वाई एक तरीके से क्या हुए, यहाँ पर एक्स क्या है? एक परिदर्शी यानी पेरिस्कोप का यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरा वाई यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का यहाँ पर यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हुए, इनको भी अभी हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जामिनर इन ऑप्शन में से भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको देखते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा कि हम कोणों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है तो कौन सा यंत्र यूज करते हैं? पेरिस्कोप यानी परिदर्शी का हम यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, कौन सा यहाँ पर लो लग रहा है, किस वजह से देख पा रहे हैं? कोणों के इर्द गिर्द रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है देखिए परिदर्शी यानी ये पेरिस्कोप को हमने समझ लिया है यहाँ पर। दूसरा है इसके साथ प्रकीर्णन दिया हुआ है। प्रकीर्णन जानते हैं आप लोग, प्रकीर्णन कहाँ यूज होता है? प्रकीर्णन यानी एक तरीके से स्कैटरिंग हो रही है। अब देखिए स्कैटरिंग का यूज मैं ऐसे वर्बली बता देती हूँ। जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का यूज किया जाता है। देखिए अगर देखिए फॉग, कई बार कोहरा होता है, कोहरा हमें व्हाइट ही क्यों नजर आता है? तो जो कोहरा हमें नजर आता है, व्हाइट नजर आ रहा है, उसमें क्या यूज हो रहा है? उसमें वो हमें किस वजह से कोहरा व्हाइट कलर का नजर आता है? बादल हमें क्या होते हैं? व्हाइट कलर के ही क्यों नजर आते हैं? तो क्लाउड्स का हमें व्हाइट दिखना
और क्लाउड्स का व्हाइट दिखना, फॉग यानी कोहरे का हमें व्हाइट दिखना, किस वजह से दिखते हैं? स्कैटरिंग के कारण हमें दिखते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल लूं, देखिए जब सूर्योदय यानी जब सूर्य उदय हो रहा होता है, सूर्य जब छिप रहा होता है तो हमें क्या दिखता है? हमें आसमान दिखता है रेड कलर का, हमें ऑरेंज कलर का हमें आसमान तब नजर आता है। क्यों नजर आता है? वो भी हमें स्कैटरिंग के कारण नजर आता है, ठीक है ना। किस कारण नजर आता है? स्कैटरिंग के कारण वहां पर नजर आता है। ऐसे ही हमें बादल, हमें जो आसमान है वो ब्लू कलर का क्यों नजर आता है? समुद्र का पानी हमें ब्लू कलर का क्यों नजर आता है? ये चीज भी हमें नजर आती है, इस स्कैटरिंग के कारण नजर आती है। तो इन 4-5 एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। समुद्र का हमें ब्लू कलर का दिखना, आसमान का ब्लू कलर का दिखना किस कारण होता है? स्कैटरिंग के कारण दिखता है। ऐसे ही जब सन जो है डॉन होता है या डस्क होता है, यानी सूर्य जब छिप रहा होता है या उदय हो रहा होता है, तब वो हमें रेड या ऑरेंज कलर का क्यों नजर आता है? वो स्कैटरिंग के कारण नजर आता है। ऐसे ही हमें बादल व्हाइट कलर के और जो कोहरा होता है वो हमें व्हाइट कलर का क्यों नजर आता है? स्कैटरिंग के कारण नजर आता है। तो इसमें क्या रेस्पॉन्सिबल है इन 5-6 एग्जाम्पल के लिए? स्कैटरिंग है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूरदर्शक की बात हो रही है, यानी टेलीस्कोप की यहाँ पर बात हो रही है। ये तो सिंपल है, सभी को पता है, इसको नहीं बताऊंगी मैं। नेक्स्ट देखिए बहुदर्शी दिया हुआ है। बहुदर्शी को यहाँ पर देखिए इसका एक और नाम होता है कैलिडोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं? बहुदर्शी को कैलिडोस्कोप भी बोलते हैं। तो देखिए जो कैलिडोस्कोप है, इस कैलिडोस्कोप के साथ क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। जी नहीं, इसके साथ कैलिडोस्कोप के साथ अपवर्सन यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? रिफ्रैक्शन का यूज हो रहा है। जी नहीं, जो ये यहाँ पर देखिए अगर एग्जाम में कैलिडोस्कोप पे आ रहा है क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से दे दिया जाए, एक्स एक यंत्र है जिसके थ्रू 3 इमेजेस बन रही है। क्या बन रही है? जिसके थ्रू क्या बन रही है? एक से ज्यादा इमेजेस बन रही है। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दे सकते हैं कैलिडोस्कोप पे। एक यंत्र है, एक्स एक यंत्र है जिसके थ्रू इमेजेस बन रही है, यानी एक से ज्यादा इमेजेस बन रही है, और यह है वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्स वाई बताइए क्या है? तो देखिए वो उपकरण जिसके थ्रू एक से ज्यादा इमेजेस बने। देखिए यहाँ पर इसमें तो 2 मिरर का यूज हो रहा था, कैलिडोस्कोप में होता है 3 मिरर का यूज होता है। कैलिडोस्कोप में कितने मिरर का यूज होता है? 3 मिरर का यूज होता है। और वे मिरर कौन से होते हैं? प्लेन मिरर ही यूज होते हैं। तो देखिए इस बहुदर्शी में 3 मिरर का यूज हो रहा होता है, और यहाँ पर हम एक से ज्यादा इमेजेस को देख पाते हैं इन मिरर के जरिए, एक से ज्यादा इमेजेस को देख पाते हैं। वही मैंने क्वेश्चन की यहाँ पर बात की है, एक्स एक यंत्र है जिसके थ्रू हम एक से ज्यादा इमेजेस को देख पाते हैं और वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए, तो अब यहाँ पर कौन फॉलो करेगा इस चीज को? बहुदर्शी होगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा इमेजेस बनाता है। यहाँ पर मिरर 3 यूज हो रहे हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर एक से ज्यादा इमेजेस देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लो काम कर रहा है वो लो ये परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ही होता है। तो कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप दोनों में ही जो लो काम कर रहा है वो है रिफ्लेक्शन। कौन सा लो काम कर रहा है? रिफ्रैक्शन काम कर रहा है। इसमें 2 मिरर यूज हो रहे हैं प्लेन, और इसमें 3 मिरर यूज हो रहे हैं, और लो रिफ्लेक्शन दोनों में यूज होते हैं। तो इस तरीके से देखिए इस कैलिडोस्कोप का यूज होता है। स्कैटरिंग को हमने देख लिया है कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? परिदर्शी और परावर्तन, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है पनडुब्बी में इस पेरिस्कोप उपकरण का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। V कितनी है? V को माना हमने पिंड की गति V। तो पिंड की गति V मानी। अब संवेग का फॉर्मूला लेते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। तो V का मान हमें निकालना है, तो V = हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? P/m। ठीक है, तो V का मान हम रखेंगे, अब V का मान हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो ये अब हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या बन गई है? सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से V का मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी 1/2 mv² में हम V का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? 1/2 m V का मान रखेंगे तो कितना है? P/m। यहाँ पे V स्क्वायर में है तो P/m को भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, तो देखिए 1/2m इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए m से एक m कट हो गया, बचा यहाँ पर 2m। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या था, ऐसे हो गया था तो m से m कट गया, पी स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 2m रह गया, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पर हो गया है। हमने इसको रिवर्स कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर क्या आया निकल के, गतिज ऊर्जा क्या आई निकल के, यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पर निकल कर आई। अब हम ऑप्शन से देखते हैं, ए ऑप्शन है pm नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी स्क्वायर m, नेक्स्ट जो ऑप्शन है पी स्क्वायर m दिया हुआ है ये गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और हमारा जो गतिज ऊर्जा आई है निकल के वो क्या आई है, पी स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पर आई है। कैसे आई है वो हमने देखा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया, उसके बाद हमने पिंड की गति यहाँ पर v मानी, उसके बाद हमने संवेग का फॉर्मूला p इक्वल टू mv लिखा। v को हमने माना था तो v का मान हमने यहाँ से निकाला, v इक्वल टू p अपॉन m। इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है, इसको कर दिया, m से m को काटा तो यहाँ पर ये बच गया है ऐसे, तो p स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पर आया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन करेक्ट जो होता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरे, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के थ्रू। देखिए साउंड हमें कैसे सुनाई देती है, वाइब्रेशन के थ्रू सुनाई देगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम उसको हिलाएंगे, जो वाइब्रेशन होगी उसके थ्रू ही क्या प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ध्वनि। तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। अब हमें ये यहाँ पर वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, इनके वाइब्रेशन करने वाले पार्ट के बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से पार्ट से यहाँ पर ध्वनि जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कौन से पार्ट से होती है। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। एक्स के लिए बोला गया है तानित तार द्वारा, तने हुए जो तार है उनके द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तानित झिल्ली है, वाई के लिए झिल्ली बोला, और एक्स के लिए तारों की बात की जो कंपन करती है। जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग क्या है, वायु स्तंभ, यानी यहाँ पर एयर कॉलम की बात हो रही है। एक्स वाई जेड क्रम से हो सकते हैं, वे हमें यहाँ पर बताना। अब देखिए यहाँ पर हम सभी ने देखा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से निकालते हैं। पहला ऑप्शन है इकतारा, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है वायलिन, पियानो। पियानो सभी ने देखी है, पियानो होती है कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे यहाँ पर वो उसके यहाँ पर वे होते हैं, बटन होते हैं दबाने वाले पियानो के, यहाँ पर बैठ करके उसको बजाते हैं। पियानो की कुछ इस टाइप की शेप होती है। इकतारा देखिए कुछ इस टाइप का होता है। इकतारा, इसमें भी यहाँ पर तार जुड़ी हुई होती है, तनी हुई तार होती है, ठीक है ना, तो इकतारा हो सकता है। वायलिन देखिए, वायलिन कैसी होती है, वायलिन सभी ने देखा है, वायलिन को देखा है सभी ने, कैसी होती है, गिटार जैसी होती है वायलिन। पियानो का यहाँ पर हमने देखा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सितार, हारमोनियम, ढोलक। ढोलक भी सभी ने देखी है, कुछ इस टाइप की ढोलक होती है, ऐसी यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से ढोलक होती है। ये ढोलक के दोनों साइड यहाँ पर क्या लगी हुई, झिल्ली होती है, ऐसे ही तबले में लगी हुई होती है झिल्ली। हमें मैचिंग करनी है कौन सा वाद्य यंत्र वाला इन सभी के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, गिटार, तबला, शहनाई। गिटार देखिए, गिटार कैसा होता है, वायलिन की तरह ही कुछ गिटार होता है, जैसे वायलिन में तार होती है ना खिंची हुई सी, ऐसी गिटार में होती है। तबला, ढोलक जैसे ढोलक में झिल्ली होती है, ऐसे ही सेम तबले में भी झिल्ली होती है। तबला कुछ इस टाइप का होता है। शहनाई, शहनाई देखी सभी ने देखी है,
सैनाई कुछ इस टाइप की होती है। इसमें ऐसे यहाँ पर एयर कॉलम लगे हुए होते हैं सैनाई में। देखिए इसका तो पता ही लग रहा है। एयर कॉलम किस में होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सैनाई। तबले में झिल्ली होती है। गिटार में क्या होती है? तार खिंची हुई होती है। तो एक्स के लिए तानित तारों की बात हुई है, गिटार यहाँ पर मैच हो रहा है। तबला देखिए, तबले में झिल्ली, वाई के लिए झिल्ली की बात हो रही है, तो तबला यहाँ पर मैच हो रहा है इसके साथ। शहनाई में देखिए एयर कॉलम लगी हुई है, शहनाई से ही ये ऑप्शन जा रहा है, वरना देखिए एक तारे में भी तार खिंची हुई होती है, वायलिन में तार है, ये करेक्ट नहीं होगा इसके साथ। यहाँ पर देखिए ढोलक दिया है, तो एक एक इनमें से वाद्य यंत्र में से जो डिसमैच हो रहा है, लेकिन अगर सही मैच इसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गिटार, तबला, शहनाई। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे XYZ क्रम से क्या होंगे? गिटार, तबला, शहनाई। ये कुछ ऐसे वाद्य यंत्र है जिनमें इनके थ्रू कुछ चीजों जो पर्टिकुलर इनके जो पार्ट दिए हुए हैं उनके थ्रू क्या हो रही है? साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन के थ्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से सही कथनों की पहचान कीजिए। फर्स्ट ए में दिया हुआ है, सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बी है, सामान्यतः अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये दोनों सही यहाँ पर बातें की गई है। जो नॉन मेटल्स है ये सही बात है, ना ही ये जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। जबकि सेम जो दूसरा इसका अपोजिट मेटल होता है वो जल के साथ भी अभिक्रिया करता है और एसिड यानी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है इन दोनों रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखिए, अब हम ऑप्शन देखते हैं, ये दोनों बातें सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, न तो ए न ही बी, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए केवल ए, थर्ड केवल बी, 4 है ए और बी दोनों। और यहाँ पर दोनों ही ये जो बातें बोली गई है दोनों ही यहाँ पर कथन सही है एक तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए व बी दोनों होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अधातु जल के साथ ना ही अभिक्रिया करती है, जल के साथ भी नहीं करती और ना ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स व वाई गाढ़े काले दर्व हैं। दोनों ही क्या है? काले दर्व है, जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है, वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्न में से कौन सा क्रम से एक्स व वाई हो सकते हैं? ये तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें देखना है दोनों ही क्या है? गाढ़े काले दर्व है। तो भी हमें देखना है कोलतार, पहले के लिए कोलतार और बिटुमेन दिया हुआ है। एक्स को मानिए यहाँ पर कोलतार, क्या ये बात सही है? कोलतार पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है क्या? ये आप लोगों ने इसकी सीरीज पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोलतार है, तो कोलतार यहाँ पर रखते थे, कोलतार पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है, बिटुमेन कोयले से व्युत्पन्न है। तो ये यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। जबकि देखिए पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इनमें से जो इसका प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट एक ही यहाँ पर मैच हो रहा है, वो है बिटुमेन। और जब बिटुमेन निकल गया है तो दूसरा इसके साथ क्या है? कोलतार दिया हुआ है। तो कोलतार यहाँ पर वाई के प्लेस पर हम रखेंगे। तो देखिए जो पेट्रोलियम क्या है, ये पेट्रोलियम एक तरीके से क्या है? यहाँ पर तरल पदार्थ है। ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है बिटुमेन, जो सड़कों को पक्का करने के लिए यूज किया, ये सड़कों को पक्का करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। कौन? बिटुमेन। अब वाई के प्लेस पर हम यहाँ पर कोलतार को रखेंगे। कोलतार कोयले से व्युत्पन्न है, ये भी सही बात है। कोलतार भी सड़कों को प्लान चिकना बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोलतार का यूज किया जाता है। किसका प्रोडक्ट है? ये कोयले का प्रोडक्ट है। कोयला और कोयला गैस के बीच देखिए, जब कोयले से क्या होता है, कोयले से कोयला गैस बन रही होती है तो उसके बीच से, उनके बीच के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है ये कोलतार, जो एक क्या है यहाँ पर? ये एक तरल
अर्ध, यहाँ पर क्या है, एक तरल पदार्थ है एक तरीके से, अर्ध ठोस होता है। ये कौन, कोलतार होता है। तो देखिए कोलतार को सभी ने देखा है, काला काला होता है, जो सड़कों पर डाला जाता है ना, सड़कों को चिकना करने के लिए क्या डाला जाता है, तो कोलतार। इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बिटुमेन एंड कोलतार, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उर्वरक और खाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उर्वरक दिया हुआ है, खाद दिया हुआ है। खाद देखिए वो देसी खाद जो गाय भैंस के गोबर से जो बनाई जाती है, देसी खाद एक तरीके से, उसको बोलते हैं खाद। उर्वरक यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, रेडी किए जाते हैं, उनको बोलते हैं उर्वरक। और जिसमें जो मेनली पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो होते हैं NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 की प्रचुर मात्रा होती है इन उर्वरक में। अब ऑप्शन में हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसी को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मृदा में मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये गलत बात है। देखिए ये इतनी हाई अमाउनिटी होती है इन फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक में कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है खाद के साथ। नेक्स्ट देखिए, उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखिए उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, गलत ऑप्शन है यहाँ पर, नहीं होती है। ह्यूमस प्राप्त होती है खाद से। देखिए जो देसी खाद डाली जाती है सोइल में, उसमें ह्यूमस ज्यादा बनती है, उर्वरक में नहीं बनती। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक संबंध होते हैं। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों में अधिक संबंध होते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। खाद की अपेक्षा जो पोषक देखे गए हैं वे ज्यादा देखे गए हैं उर्वरक में। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है इसके साथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाह्य निषेचन हमें बताना है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताना है। इनमें से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल को हमें यहाँ पर देखना है। एक्सटर्नल में देखिए मुर्गी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मुर्गी में, तो ये ऑप्शन इसी से ही गलत होता है। छिपकली में भी नहीं होता है, तितली, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन मेंढक, मछली, स्टारफिश, ये ऑप्शन इसका सही है। जो मेंढक है, मछली है, स्टारफिश है, इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड ऑप्शन है छिपकली, तितली, मेंढक, ये यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब, तो ये देखिए हमने यहाँ पर आज 12 क्वेश्चन लगाए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लगवाए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं वे, उनको आप इजीली यहाँ पर आप अपने जो प्रैक्टिस की होगी और कर भी रहे होंगे तो वे आप लोग आराम से कर लोगे। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।